हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 8 साइंस कर रहे हैं जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं हर एक चैप्टर्स के, है ना। पिछले भाग में हमने दो चैप्टर कवर किए थे, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 5। इस बार हम आपका चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम के बारे में समझेंगे। उसके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसके क्वेश्चंस को किया जा सके और आपके एग्जाम्स में कैसे वो आ सकते हैं ना। तो उन्हीं को जानने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 13 है आपके पास, मोशन एंड टाइम। ठीक, तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपके पास इसका, गिव द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। गिव द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की आपको बेसिक यूनिट बतानी है कि स्पीड की बेसिक यूनिट क्या है। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। चलिए, तो जो बेसिक यूनिट स्पीड की होती है वो क्या होती है आपकी? मीटर पर सेकंड, है ना। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ऐसे हम दिखाते हैं, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, है ना। इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर आप पर का मतलब होता है स्लैश डिवाइडेड में मीटर पर सेकंड भी लिखते हैं, और इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। सेकंड की पावर -1 को इनवर्स बोलते हैं। तो इस तरीके से भी इसको हम इस तरीके से भी ये लिखा जाता है। ठीक है ना, तो आपको आई होगी बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2। मेंशन विच इज द मोस्ट कॉमन थिंग। मेंशन which is the most common mention which is the most common which is the most which is the most common thing. Mention which is the most common thing in almost all clock. In almost all clocks. ठीक है ना, लगभग हर क्लॉक में कौन सी एक ऐसी चीज होती है जो कॉमन है ना। तो ऑलमोस्ट हर क्लॉक में एक कॉमन चीज क्या है कि सारे के सारे पीरियोडिक मोशन दिखाते हैं, है ना। सारे के सारे क्या दिखाते हैं? पीरियोडिक मोशन। तो मोस्ट कॉमन थिंग क्या है इसमें? तो मोस्ट कॉमन थिंग इन ऑलमोस्ट most common thing in almost all clock most common thing in almost all clock is that all of them show periodic motion. सारे के सारे पीरियोडिक मोशन आप दिखाते हैं। आप कोई भी क्लॉक ले लो, है ना, हर एक पीरियड ऑफ इंटरवल के बाद क्या आता है? उनमें चेंजेस आता है। जैसे 9 से 10 बज रहे हैं, फिर 10 से 11, एक एक घंटे में चीजें। ऐसे मिनट की बात करें, हम सेकंड की बात करें, तो मोस्ट कॉमन थिंग ये है कि सारे के सारे पीरियोडिक मोशन को शो करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, a simple pendulum is oscillating between 2 points A and B, है ना। सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग बिटवीन 2 पॉइंट A and B
जैसे कि आपको फिगर में दिखाया है, इज द मोशन ऑफ द बॉब, is the motion of the bob uniform or non-uniform? Uniform or non-uniform? ठीक है, आपको क्या दिखाया है, इस तरीके से फिगर आपको पास दिया है। इधर से यू गई, आपके पास बी पॉइंट है, या आपके पास क्या है, ए पॉइंट है। ठीक है, और ये आपके पास ओ है। ठीक है ना, ओ ये आपको दे रखा है, ए से ओ, ओ से बी, बी से ओ, और ओ से फिर ए वापस। ठीक है ना, सिंपल पेंडुलम में जो सिंपल पेंडुलम है वो 2 पॉइंट ए और बी के बीच में ऑसिलेट कर रहा है ना। ऑसिलेट समझते हैं आप, नंबर ऑफ टर्म्स में कितनी बारी वो इधर उधर जा रहा है। तो बताना ये जो बॉब का जो मोशन है, जो बॉल लगी है ना स्ट्रिंग से, ये यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? तो जो मोशन ऑफ बॉब है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा इक्वल इंटरवल टाइम में, है ना। हम बोलेंगे इट इज नॉन यूनिफॉर्म, है ना। इसका जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, बिकॉज इट डज नॉट कवर equal distance, it does not cover equal distance because it does not cover equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, interval of time। ठीक है ना, इस वजह से इसका मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सपोज 5 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर, ये तो हम 5 किलोमीटर ज्यादा बोल रहे हैं, पर होता क्या है यूनिफॉर्म मोशन की, सपोज आप 5 किलोमीटर चले 1 घंटे में, तो अगले 5 किलोमीटर भी आप एक ही घंटे में चलेंगे, उसके बाद वाले 5 किलोमीटर भी आप एक ही घंटे में। इक्वल डिस्टेंस जब आप इक्वल समय में चलते हैं उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि पहले ए से किधर की, ओ पे गया, फिर ओ से बी पे गया, फिर बी से वापस ओ पे आया, देन ओ से वापस ए पे आया। तो इनके बीच का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस तरीके से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक state the characteristic of distance time graph of distance, state the characteristic of distance time graph, distance time graph for the motion of an object, for the motion of an object, for the motion of an object moving with a constant speed, moving with a constant speed, moving with a constant speed। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? कैरेक्टरिस्टिक बतानी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, जिसमें कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, है ना, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो। सपोज आपके पास ये है, ये आपके पास क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया? टाइम हो गया, है ना। ये डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। तो इनके बीच का जो ग्राफ है वो आपको क्या दे रखा है? आपको क्या दे रखा है? जो ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट
चलता है वो कांस्टेंट स्पीड से, वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ऑन एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस में क्या दिखाता है? स्ट्रेट लाइन एट सम एंगल में एक्स एक्सिस में स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। तो किस तरीके से हम बताएंगे, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, हम बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन दिखाता हो, है ना। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या रहता है? स्ट्रेट लाइन आपकी शो करेगा, कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो इस तरीके से, ऐसे, ठीक है ना। इस तरीके से होगा आपके पास। ये कांस्टेंट स्पीड का हो गया कि एक्स एक्सिस के ऊपर, ये आपके पास एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। तो कांस्टेंट स्पीड से चलने वाला ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड होता है एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पे, है ना। इसको, ये कैरेक्टरिस्टिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, भाई ऐसा होता है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन, is a straight line inclined, straight line inclined on x-axis, inclined on x-axis at some angle, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। नेम द एक्सिस दैट रिप्रेजेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। नेम द एक्सिस, name the axis that represent, name the axis that represent, name the axis that represent dependent variable, dependent variable, name the axis that represent dependent variable, है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सी एक्सिस को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं? तो जो वाई एक्सिस होती है हमारी, वो रिप्रेजेंट करती है डिपेंडेंट वेरिएबल को, वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस क्या करती है? डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है। ब्रीफली एक्सप्लेन, briefly explain how, briefly explain how will decide, how will decide, briefly explain how will decide which object is moving, which object is moving, briefly explain how will decide which object is moving fast and which one is slow, which one is moving, which one is moving slow, है ना। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि कोई ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है? क्या क्राइटेरिया है इस चीज को आपको डिसाइड करने का? तो अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में विद रिस्पेक्ट टू अदर, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, है ना। भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर सपोज एक मैं हूं, एक आप हो, हम दोनों चल रहे हैं, और मेरे रिस्पेक्ट में हम एक ही पॉइंट से, एक ही डायरेक्शन में, एक ही पॉइंट से हम चले, और आपने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया उतने ही समय में, यानी 10 मिनट में मैं 50 मीटर ही चल पाया, और आप 10 मिनट में 100 मीटर चले, आपने ज्यादा दूरी तय करी एज कम्पेयर टू मी उतने ही टाइम में, तो हम बोलेंगे कि आप क्या चल रहे हो? फास्ट चल रहे हो मेरे कंपेयर में, ठीक है ना। तो इस वजह, इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर more distance, if an object cover more distance, if an object cover more distance in equal interval of time, in equal interval of time, equal interval of time, ठीक है, with respect to other,
with respect to other, ठीक है, so we can say that object is moving faster. Object is moving faster, ठीक है, with respect to other object. With respect to other object. ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास इसका जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 6। इफ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, if you did not have a clock, if you did not have a clock, how would you decide what time, how would you decide what time of the day is, what time of the day is, ठीक है। आपको बताना कि अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि अभी कितना समय हो रहा है, ठीक है ना। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं बिना क्लॉक के, हम सूरज की जो शैडो है उसको देख सकते हैं। जैसे कि आपका दिन में, नून में जो शैडो बनाता है सन, वो शॉर्टर होती है देन एट इवनिंग। इवनिंग के कंपेयर में जो शैडो बनेगी सन की आफ्टरनून में, वो छोटी होती है। तो इस वजह से हम पता लगा सकते हैं कि अभी दिन में इतने समय के आसपास बज रहा है, आफ्टरनून हो रहा है, ठीक है ना। वी कैन डिसाइड time of the day, we can decide time of the day without clock by seeing shadow formed by the sun, ठीक है। एग्जाम्पल, एट नून shadow formed by sun is shorter, shadow formed by sun is shorter than at evening, ठीक है। इस वजह से हम ये बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। तो हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ, स्टेट हाउ डू वी मेजर time interval of a month, मंथ का टाइम इंटरवल को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे मेजर करेंगे मंथ के टाइम इंटरवल को, आपने क्या करना है, आपने जो क्या करते हैं हम, जो नया मून होता है, वन न्यू मून टू द नेक्स्ट, उसको हम देखते जाते हैं, है ना। आपने देखा है कि रात को जो आपका चंद्रमा होता है उसकी शेप बदलती चली जाती है ना। एक दिन आप फुल मून देखते हैं, 15 दिन बाद न्यू मून आता है, फिर उसके वापस से, तो जब आपने स्टार्ट करा न्यू मून से आप फुल मून तक पहुंचे, मतलब जो आपके जो मून है उसकी शेप बढ़ती चले गई, और फुल मून डे के दिन वो
जो मून की शेप है पूरा गोल आपको दिखाई दिया। फिर वो धीरे धीरे घटना चालू करता है, 15वें दिन वो पूरा क्या हो जाता है, उसकी शेप गायब हो जाती है, ब्लैक सा आ जाता है ना। तो ये 15 का जो समय है वो एक मंथ कहलाता है। तो इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं, टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ, टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ, टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ is measured, time interval of a month is measured by one new moon to the next। ठीक है, तो इस वजह से आप इसको देख पाएंगे। क्वेश्चन 8, डिटरमाइन द नंबर ऑफ सेकंड, determine the number of second, determine the number of second in a day। एक दिन में कितने सेकंड हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। हमें पता है कि एक दिन में 1 डे इक्वल टू 24 आवर, है ना। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है ना। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है ना। हमें सेकंड के बारे में बताना है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हमें बताना है कि सेकंड कितने हो सकते हैं। तो एक दिन में आपके हो गए 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे हो गए, और एक घंटे में 60 मिनट हो गए। ठीक है ना, एक घंटे में 60 मिनट हो गए। तो हमारे पास अगर हम निकालें कि भाई 24 घंटे में कितने मिनट हुए, तो 24 आवर में 24 इंटू 60 मिनट हो जाएंगे, है ना। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 24 इंटू 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 24 इंटू 60, और एक मिनट में 60 सेकंड इंटू 60। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास जो वैल्यू आएगी वो लगभग कितनी आएगी, कैलकुलेट कर लो आप। आ जाएगी आपके 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। ठीक है ना, 86400, 86400 इतनी आ जाएगी आपके पास, 86400। ठीक है ना, सेकंड हो गया आपके पास, 86400 सेकंड हो गया आपके पास। ठीक है ना। तो ये आपके पास एक घंटे में इतने सेकंड होते, सॉरी एक दिन में इतने सेकंड हम बोलते हैं कि इतने सेकंड होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, हाउ मेनी आवर देर इन अ ईयर, आपको बताना है कि हाउ मेनी आवर देर इन अ ईयर। अगला क्वेश्चन 9, हाउ मेनी आर देयर इन अ ईयर, एक साल में कितने घंटे हो सकते हैं या होते हैं, एक साल में कितने घंटे होते हैं, है ना, कितने घंटे। तो हमें पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन। और एक दिन में 24 आवर, एक दिन में 24 आवर, तो 365 डे में कितने आवर हो जाएंगे, 365 इंटू 24, है ना। 365 इंटू 24, इसे आप कैलकुलेट करो तो ये आएगा आपके पास 8760 आवर। एक साल में 8760 घंटे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain how time was measured, explain how time was measured when pendulum
when pendulum clock were not available, ठीक है ना। पेंडुलम क्लॉक जब अवेलेबल नहीं थी तो कैसे समय को मेजर किया जाता था, है ना। उस टाइम समय को कैसे मेजर करते थे, सन डायल से, वाटर क्लॉक से या सैंड क्लॉक से। हमारे पास कई तरीके थे। एक हमने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कि सन डायल क्या होता है ना, उससे हम देखते थे। वाटर क्लॉक की मदद से हम देखते थे, वाटर क्लॉक, सन डायल हो गया, वाटर क्लॉक्स हो गया आपका, है ना। और आपका जो सैंड क्लॉक होती है, सैंड क्लॉक, है ना, इनकी मदद से हम क्या करते थे, टाइम को हम देखते थे ये करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अ स्पेसशिप travel 36,000 किलोमीटर in 1 hour, ठीक है। एक स्पेसशिप 36,000 किलोमीटर चलता है घंटे में। एक्सप्रेस its speed in मीटर पर सेकंड, है ना। हमको मीटर पर सेकंड में बताने की इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो आंसर अब हमारे पास दिया है 36। आपको पता है कि स्पीड हमने क्या बताई थी, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस दिया है 36,000 किलोमीटर और टाइम दिया है 1 आवर, ठीक है, 1 आवर। अब हमें इन्हें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो हमें पता है 36,000, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, तो 1,000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर में आ गया। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। और कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, है ना। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो मैं सेकंड में चाहिए ना, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 × 60। और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो × 60 कर दिया, है ना। तो आप देखो कि 1 2 1 2 0 कटे, ठीक है ना। ये 6 6 जा 36 कट गया। आपके पास कितना आ रहा है, 1 1 2 3 और 1 4, यानी 10,000 मीटर पर सेकंड। 10,000 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ रही है, स्पीड आ रही है। किलोमीटर में जो दी थी वो मीटर पर सेकंड में इतनी आ रही है, ठीक है ना। आई बात समझ में किस तरीके से हमने किया। चलो अगला है हमारे पास, स्टेट द फैक्टर on which time period state the factor on which time period of a simple pendulum depend, of a simple pendulum depend, है ना। स्टेट द फैक्टर ऑन विच टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड, वो बताना मैं, सिंपल पेंडुलम डिपेंड, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड। चलिए, तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसमें कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है। तो ऐसे हमारे पास 2 फैक्टर है। पहला क्या है, जो लेंथ होती है पेंडुलम की, लेंथ ऑफ पेंडुलम, कि लेंथ पे डिपेंड करेगा। लेंथ कम ज्यादा ऑसिलेशन में उसको टाइम लगेगा इधर से उधर जाने में। तो पहली तो लेंथ ऑफ पेंडुलम में डिपेंड करता है। और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है ना, एक्सेलरेट कर रहा है, यानी उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में क्या आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रही है ना, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, बदल रही है। इस वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रही है, जिस वजह से दो बातों पे, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पे आपका सिंपल पेंडुलम क्या करता है, वर्क करता है, उसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ, है ना। आपने देखा स्पीड और टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने इस चैप्टर में काफी देखे। कितने तरीके के ग्राफ हम से शो कर सकते हैं, तो 3 तरीके के ग्राफ हम इसमें शो कर सकते हैं। एक तो लाइन ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ से हम स्पीड डिस्टेंस टाइम को शो कर सकते हैं। एक आपका लाइन ग्राफ के अलावा एक बार ग्राफ होता है, बार ग्राफ से भी हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और एक आपका होता है पाई चार्ट, है ना। पाई चार्ट भी एक चीज है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपना ये चीज शो कर सकते हैं, पाई चार्ट, है ना। अब लाइन ग्राफ में तो ऐसा होगा कि आपके पास सपोज ये ग्राफ है और ये इस तरीके से यूं ये लाइन ग्राफ से शो करता है, लाइन ग्राफ से शो करता है। बार ग्राफ में कैसा होता है कि आपके पास ये है, आपके पास ये है, इस तरीके से हम बार ग्राफ ऐसे बनाते हैं, इससे हम शो करते हैं कि ये बार ग्राफ है, ठीक है। और पाई चार्ट क्या होता है कि पाई चार्ट आपके पास एक गोला होता है, सर्कल, और सर्कल में कई हम क्या होते हैं, एंगल्स के द्वारा हमने कई खाने बनाए रहते हैं। तो इस तरीके से आज आपने क्वेश्चंस देखे चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम के। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे किस तरीके से इन्हें अटेम्प्ट करना है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस।